Good morning, students. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, एवं महिला कॉलेज आरा। आज का जो टॉपिक है वो है स्टेप्स इन टेस्ट डेवलपमेंट, यानी कि जो भी टेस्ट हम लोग साइकोलॉजी में करते हैं या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में करते हैं, उसके लिए हम लोग कैसे टेस्ट बनाते हैं, उसको कैसे डेवलप करते हैं और उसमें क्या क्या विभिन्न इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, जिन चरणों को हम लोग ध्यान में रखते हुए टेस्ट का निर्माण करते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें पेपर रिसर्च साइकोलॉजी मेथडोलॉजी के अंतर्गत ये आता है और ये CC3 और यूनिट 1 में है। मीनिंग ऑफ टेस्ट डेवलपमेंट। टेस्ट डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज टू डेवलप फ्रेमवर्क्स डिस्क्राइबिंग द नॉलेज एंड स्किल्स टू बी टेस्टेड। यानी कि ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, टेस्ट डेवलपमेंट, जिसके द्वारा हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क यानी कि एक रूपरेखा तैयार करते हैं जिसमें कि नॉलेज और स्किल्स को हम टेस्ट करते हैं। किसी भी चीज़ के नॉलेज को टेस्ट करना हुआ, किसी के स्किल्स को, काबिलियत को, योग्यता को टेस्ट करना हुआ, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। बिल्ड टेस्ट स्पेसिफिकेशंस, मतलब जो टेस्ट के जो स्पेसिफिकेशंस है, जो जो उसमें होने चाहिए गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, उन सारे चीज़ों को उसमें हम लोग तैयार करते हैं। जिस चीज़ के का टेस्ट जिस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट का स्केल्स का निर्माण करते हैं, उसमें वो स्पेसिफिकेशंस, विशेषताएं होनी चाहिए। क्रिएट पोटेंशियल टेस्ट आइटम्स। अब टेस्ट आइटम्स किस माध्यम से हम लोग वो टेस्ट करेंगे किसी के ऊपर, वो आइटम्स होता है जो कि बहुत ही अनिवार्य होता है। एंड स्कोरिंग रब्रिक्स। स्कोरिंग की कैसे हम लोग स्कोरिंग करेंगे, उसका स्टैटिस्टिकल डेटा कैसे बनाएंगे, ये सब पहले से हम लोग प्लान वे में टेस्ट का निर्माण करते हैं। रिव्यू एंड पायलट आइटम्स, उसको हम लोग रिव्यू करते हैं टेस्ट को, कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, किसके ऊपर करेंगे। और छोटे पायलट टेस्ट आइटम्स का मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स के ऊपर करके एक बार हम लोग देखते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ आइटम्स, और उसके बाद हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं। जो भी आइटम्स है, जो उसका क्वालिटी, उसका जो योग्यता है, जो एबिलिटी है उसका, उसका हम लोग इवेल्युएट करते हैं, यानी कि देखते हैं कि क्या वो सही रूप से टेस्ट तैयार हो पाया है या नहीं। रेबर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है। टेस्ट रिफर्स टू एनी मेजरमेंट विच यील्ड्स क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि टेस्ट वो एक तरह का मेजरमेंट है जिसके द्वारा हम क्वांटिटेटिव डेटा को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चैपलिन ने कहा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ अ जनरल कंसेप्ट, एक तरह का जनरल कंसेप्ट है, धारणा है, सामान्य धारणा है, जिसमें इंक्लूडिंग मेंटल एबिलिटी स्केल्स, जिसमें के द्वारा हम मानसिक योग्यता का परीक्षण कर सकते हैं, स्केल्स बना सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण हम बना सकते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिवृत्ति का टेस्ट, और पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व परीक्षण। इस तरह के बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत आता है और हम लोग इसको निर्माण करते हैं। इसका द कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ एनी टेस्ट और स्केल इज़ अ लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये नहीं कि हम लोग एक दिन में इसको बना सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक होता है और इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें, तो हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली हम लोग वॉच करते हैं और तब हम इसको करते हैं। फॉर डेवलपिंग एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट, देयर आर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स विच शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो भी जितने भी प्रकार के टेस्ट हमने अभी बताया, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट वगैरह, तो इन सारे स्टेप्स को, टेस्ट्स को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, बहुत सारे ऐसे चरण हैं जिसको कि हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो स्टेप्स इन टेस्ट डेवलपमेंट, ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम सबसे पहला हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। सबसे पहला है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। प्लानिंग ऑफ द टेस्ट किसी भी परीक्षण की रचना का प्रथम चरण, परीक्षण का परियोजना, यानी कि इसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। इस चरण या अवस्था में परीक्षण या मापनी बनाने वाला कई बातों को निर्धारित करता है, जैसे
यह निश्चित करता है कि परीक्षण के बनाने का उद्देश्य क्या है, परीक्षण में कितने आइटम्स होंगे, एक आइटम्स का स्वरूप क्या होगा, जो परीक्षार्थी हैं उसको किस प्रकार से निर्देशन दिया जाएगा, किस प्रकार की मतलब सैम्पलिंग का व्यवहार किया जाएगा, और उसकी समय सीमा, जो भी हम टेस्ट करेंगे उसकी समय सीमा क्या होगी, आदि बातों को वो निर्धारित करता है। यह भी निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक जो आइटम्स है, कथन है, कि 3 विकल्पी उत्तर होंगे। यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि 1000 या 2000 परीक्षण का निर्माण किया जाएगा, कितना, ये सब पहले से हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि कितना और कैसे इसका हम लोग निर्माण करेंगे। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ आइटम्स फॉर द टेस्ट, यानी कि आइटम्स बनाना, जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं, जो आइटम्स, एकांश जिसको कहा जाता है, उनकी बनाने की तैयारी। तो परीक्षण या किसी भी स्केल या टेस्ट हो या स्केल हो की रचना का यह दूसरा चरण है, और इस चरण में आइटम्स को लिखा जाता है। परीक्षण की सबसे छोटी इकाई जो है वो, उसको हम आइटम कहते हैं। यह इकाई प्रश्न, कथन या पाठ के किसी भी रूप में हो सकती है। एकांशों को लिखते समय कई बातों पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। मतलब कि जो भी हम लोग आइटम लिखते हैं उसमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। जैसे एकांशों को शोध समस्या से संगत होना चाहिए। एकांश ऐसा होना चाहिए जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से समस्या से संबंधित हो। जैसे यदि बुद्धि मापने के लिए हम लोग परीक्षण बनाना चाहते हैं तो उसमें जितने भी आइटम्स होंगे वो ये ऐसा होना चाहिए जो कि वो बुद्धि से संबंधित हो। तो इस तरह से जितने भी वर्बल आइटम्स होते हैं वो सारे भाषा को स्पष्ट, भाषा में भी स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे कि जो भी हम लोग आइटम्स बना रहे हैं, क्वेश्चंस या कथन बना रहे हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों का व्यवहार करना चाहिए जो स्पष्ट हो, जिनका अर्थ सबके लिए समान हो। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी तरह का संवेगात्मक या भावुक बातें नहीं हो जिसके चलते किसी को भावुकता में वो आ जाए और सही सही उत्तर नहीं दे पाए। तीसरा है प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आइटम और टेस्ट, यानी कि इसमें हम लोग पहले से एडमिनिस्टर करते हैं या हम लोग ट्राई करने का, मतलब आइटम को बना के हम ट्राई करते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत सारी, इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस, इस अवस्था में असंगत एकांशों को हटा दिया जाता है, यानी कि जो इररिलेवेंट बातें हैं, असंगत बातें हैं, जिसका कोई उसमें यूज़ नहीं है, उसको हम हटा देते हैं। और ऐसे आइटम्स जो समस्या से संबंधित पाए जाते हैं उनको छांट दिया जाता है, और केवल वही आइटम्स को हम लोग रखते हैं जो समस्या से संगत पाए जाते हैं। संगत एकांश का अर्थ वह एकांश है जो योग्यता या घटना को मापे जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। जिस चीज़ को हम लोग मापने के लिए आए हैं उसी चीज़ का माप सकें, ऐसा आइटम्स हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। दूसरा होता है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स। इस अवस्था में जितने भी आइटम्स होते हैं उनका कठिनता स्तर को निर्धारित कर दिया जाता है। किसी एकांश का सही उत्तर जितने लोगों द्वारा संभव होता है उसके अनुपात से उस एकांश की कठिनाई स्तर हम लोग बना देते हैं। जैसे कि अगर समझ लीजिए कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण करते समय शुरू के जो आइटम्स होंगे उनका कठिनता स्तर नीचे होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है टेस्ट वैसे वैसे उसका कठिनता स्तर का लेवल ऊपर होता जाता है। लेकिन मनोवृत्ति या कार्य क्षमता को मापने के लिए यदि हम स्केल बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें कठिनता का स्तर बिल्कुल एक समान होता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदन। एकांश, इसमें जो जितने भी एकांश होते हैं या आइटम होते हैं उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षण में ऐसे एकांशों को रखा जाता है जिनमें विभेदन की क्षमता होती है। जैसे यदि बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण का निर्माण करना हो तो परीक्षण के एकांश को ऐसा होना चाहिए कि अधिक बुद्धिमान या कम बुद्धिमान के बीच अंतर करने में वो सक्षम हो सके कि कौन अधिक बुद्धिमान है, कौन कम बुद्धिमान है। अतः ऐसे आइटम्स जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की क्षमता नहीं होती उन्हें हम छांट देते हैं और सिर्फ उन्हीं को रखते हैं जिनमें ये डिस्क्रिमिनेशन की क्षमता होती है। नेक्स्ट है आइटम वैलिडिटी। इस अवस्था में क्या होता है कि जो आइटम की वैधता को हम लोग निर्धारित करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिस चीज़ को मापने के लिए जो परीक्षण का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं वास्तव में हम उसी चीज़ को माप सकें, ये वैलिडिटी होती है। यदि आइटम्स की रचना बुद्धि मापने के लिए बना रहे हैं हम लोग, तो बुद्धि को ही मापे, इसके लिए तभी हम उसको वैध आइटम या वैलिड आइटम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आइटम रिलायबिलिटी,
यानी विश्वसनीयता। जो भी आइटम हम बना रहे हैं, एकांश बना रहे हैं, उसमें विश्वसनीयता का होना बहुत अनिवार्य होता है। तो हर आइटम की विश्वसनीयता को निर्धारित करना यहाँ आवश्यक हो जाता है। विश्वसनीयता का अर्थ यह है कि किसी भी आइटम के परिणाम में कहाँ तक कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। किसी एकांश के परिमाणों में जितना भी अधिक स्थिरता तथा संगति होती है, एकांश उतना ही अधिक विश्वसनीय माना जाता है। विश्वसनीयता को निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी रिपीटिशन मेथड या स्प्लिट हाफ मेथड का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड। ये इतने सारे पॉइंट्स थे जो कि हमने प्रिलिमिनरी ट्राई आउट या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बतलाया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस स्टेप में क्या होता है कि किसी भी देश या किसी भी निश्चित क्षेत्र से अगर विभिन्न परीक्षार्थियों का हम लोग प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर लिखे गए एकांशों का व्यवहार किया जा सकता है। यह एक जटिल तथा लंबी प्रक्रिया है और इसको करने में, स्टैंडर्डाइज करने में कई वर्ष भी लग सकते हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक विश्वसनीय तथा वैध एकांशों का चयन करना होता है। इससे लाभ यह भी होता है कि जितने भी आइटम्स या इंस्ट्रक्शंस किसी तरह की एम्बिग्यूटी रह जाती है तो उसकी जानकारी परीक्षण बनाने वाले को मिल जाती है और उस दोष को वो लोग दूर कर सकते हैं और परीक्षण को अधिक से अधिक विश्वसनीय तथा वैध बना सकते हैं। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहले प्रारंभिक क्रियावरण या हम लोग उसको पुनरावृत्ति कम से कम 3 बार आवश्यक है। जैसे कि पहली बार हम लोग कुछ छोटे से ग्रुप में करेंगे, समझ लीजिए 100 लोगों के ग्रुप में करें। दूसरी बार जो हम लोग ट्राई करेंगे वो हम 800 लोगों के ऊपर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे 1000 लोगों के ऊपर करेंगे। तो इस तरह से तीनों तरह के क्रियावरण करने के आधार पर आइटम एनालिसिस करके संगत तथा आवश्यक अंशों को हम लोग क्या करते हैं कि चुन लेते हैं और जो गलत है, जो कि इसमें योग्य नहीं है जिसका, उसको हम लोग अलग कर देते हैं। नेक्स्ट है नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट। नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट इस अवस्था में मानकीकरण संचालन यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर हम नॉर्म्स या स्टैंडर्ड को विकसित करते हैं। जैसे कि इसमें समझ लीजिए कि इस मापदंड का औसत मूल्य के आधार पर किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है। जैसे इसे आयु, वर्ग, परसेंटाइल, जेड स्कोर के रूप में व्यक्त किया जाता है और क्रमशः इसमें एज नॉर्म हो या ग्रेड नॉर्म हो, परसेंटाइल नॉर्म हो, जेड स्कोर नॉर्म हो, इसको कहा जाता है। तो परीक्षण के स्वरूप के अनुसार इनमें से किसी अनुकूल मानक का निर्माण किया जा सकता है। जैसे समझ लीजिए कि इंडिविजुअल अगर वर्बल टेस्ट है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंडिविजुअल एक आदमी के ऊपर करने वाला, उसके लिए आयु, एज नॉर्म या सामूहिक जो होता है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है, ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके लिए हम परसेंटाइल नॉर्म का उपयुक्त समझते हैं। नेक्स्ट है परीक्षण की विश्वसनीयता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। तो रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट में विश्वसनीयता का अर्थ हमने पहले भी बतलाया, जिसमें कि संगत होना यानी कि कंसिस्टेंट होना और स्टेबल होना, ये दोनों ही अनिवार्य होता है। जैसे भिन्न भिन्न समयों में परीक्षण के व्यवहार पर प्राप्त परिणामों में जितनी भी अधिक संगति तथा स्थिरता होती है, उस परीक्षण को हम उतना ही अधिक विश्वसनीय मानते हैं और इसको हम टेस्ट मेथड के द्वारा, स्प्लिट हाफ मेथड के द्वारा, रिपीटिशन मेथड के द्वारा हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये आइटम जो हमने बनाया वो कितना विश्वसनीय है, कितना है वो रिलायबल है। और उसके बीच हम सहसंबंध जब हम टेस्ट मेथड उपयोग करते हैं तो दोनों परीक्षणों में जो अंक हम प्राप्त करते हैं उसके बीच सहसंबंध निकाला जाता है, कोरिलेशन जिसको हम कहते हैं। तो कोरिलेशन जितना भी अधिक होता है, परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय माना जाता है। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, यानी वैध। जिस चीज़ का हम परीक्षण कर रहे हैं उसी चीज़ का तो कर रहे हैं, ये इस बात पर ध्यान देना। जैसे इस चरण में क्या होता है कि परीक्षण की वैधता को हम निर्धारित करते हैं। वैधता का अर्थ ये होता है कि जिस चीज़ को मापने के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है, वास्तव में उस चीज़ को ही मापता है, इस बात को हम ध्यान देते हैं। जैसे बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए यदि हम परीक्षण की रचना किए, ठीक, यदि वह परीक्षण सचमुच बुद्धि का ही मापन करता है तो उसे हम वैध परीक्षण मानेंगे। और यदि हम किसी बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी टेस्ट उसके ऊपर ले रहे हैं तो हम पर्सनैलिटी ही टेस्ट ले रहे हैं, इसके लिए भी हम अगर हम ले सके तो उसको हम वैध समझते हैं।
नेक्स्ट है मैनुअल ऑफ द टेस्ट। मैनुअल ऑफ द टेस्ट कोई चरण नहीं है, परंतु ये फिर भी ये चरण के अंतर्गत हम लोग इसलिए स्टेप्स के अंतर्गत इसको हम लोग लेते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो हमारे टेस्ट का एक रूप देता है। जैसे मैनुअल के निर्माण का प्रश्न है तो ये परीक्षण रचना का आवश्यक चरण नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें परीक्षण की रचना की प्रोसीजर हम देखते हैं, स्कोरिंग मेथड देखते हैं, टाइम लिमिट देखते हैं, रिलायबिलिटी देखते हैं, वैलिडिटी देखते हैं, नॉर्म देखते हैं, और परीक्षार्थियों को दिए जाने वाले जितने भी निर्देशन होता है वो सब कुछ उसमें उल्लेख रहता है। उस मैनुअल में सारा कुछ लिखा रहता है उसमें, जिससे दूसरे लोगों को इस परीक्षण को व्यवहार करने में भी सुविधा होती है। वो लोग जान जाते हैं कि इसमें जब तक मैनुअल नहीं पढ़ेंगे तब तक उस टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को टेस्ट अप्लाई करने के पहले एक बार मैनुअल का पढ़ लेना बहुत ही अनिवार्य होता है, ताकि उस टेस्ट की एक एक बारीकियों को वो समझ सके। और लास्ट में है प्रिंटिंग ऑफ टेस्ट बुकलेट एंड मैनुअल। ये भी किसी चरण में नहीं आता, परंतु इसका सही रूप से प्रिंटिंग हो, यानी कि इसको जो हम लोग परीक्षण रचना करते हैं उसका उसमें क्या होता है कि उसको सुरक्षित और व्यापक रूप से उपयोग करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि इसका प्रिंटिंग सही हो। यहाँ परीक्षण पुस्तिका यानी जो मैनुअल होता है कितने संख्या में छपवाया जाता है, इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि जो छपाई होता है, प्रिंटिंग क्वालिटी जो होता है वो शुद्ध हो, स्पष्ट हो, अच्छी हो, और उसका आकर्षक गेटअप हो, ताकि वो किसी को आकर्षित कर सके और वो मैनुअल को पढ़कर और उस टेस्ट को कर सके, अप्लाई कर सके। तो ये इतने सारे स्टेप्स हैं जो कि एक टेस्ट डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।